नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और इसका पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, मीनिंग ऑफ आसनाज एंड बेनिफिट्स ऑफ आसनाज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली वो 4 डिजीज कौन कौन सी हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अस्थमा, ये 4 डिजीज़ क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनको क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन्स होते हैं, उन आसन्स का क्या प्रोसीजर्स रहता है, क्या बेनिफिट्स रहता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है और क्या प्रिकॉशन रहता है, इतना सब कुछ हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में, अपनी फर्स्ट डिजीज ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट एक्युमुलेशन हो जाता है, उसी कंडीशन को ओबेसिटी कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर है? ओबेसिटी में क्या होता है, जो हमारा जो आइडियल वेट है उससे अगर ज़्यादा हो जाए, 20% ज़्यादा फैट एक्युमुलेशन हो जाए, तो हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी ओबेस हो जाती है, मतलब कि ओबेसिटी वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। इतना क्लियर है? तो ओबेसिटी इज डिफाइंड एज द एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्युमुलेशन दैट में इम्पेयर हेल्थ। ओबेसिटी इज अ मेडिकल कंडीशन व्हेन द बॉडी ऑफ अ पर्सन कंटेन्स 20% मोर फैट एज कंपेयर टू द आइडल वेट। आइडल वेट से ज़्यादा अगर फैट एक्युमुलेट हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो वो हमारा ओबेसिटी डिजीज हो जाएगी, ओबेसिटी कंडीशन हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? अब WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा ये जो कैटेगरी है कि कोई इंडिविजुअल नॉर्मल वेट है, कोई इंडिविजुअल अंडर वेट है, कोई इंडिविजुअल ओबेसिटी कंडीशन में है, कोई इंडिविजुअल ओवर वेट है, इन सभी को कैटेगराइज करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। क्या? बॉडी मास इंडेक्स किसने दिया था? WHO ने। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो BMI होता है हमारा, BMI इज इक्वल टू, देखिए, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी, किसी भी इंडिविजुअल का वेट केजी में, किलोग्राम में, अपॉन हाइट इन मीटर, उसकी उस इंडिविजुअल की हाइट मीटर में का होल स्क्वायर। वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर्स का होल स्क्वायर, हाइट का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हम फॉर्मूला यूज करके हम BMI निकालने में अपनी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी पूरी क्लासिफिकेशन है BMI के अकॉर्डिंग, उसको देखते हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल का BMI 18.5 से कम है, तो वो आता है हमारा अंडरवेट कैटेगरी में। किसमें? अंडरवेट कैटेगरी में। अगर BMI आता है 18.5 टू 24.9 के बीच, तो होता है हमारा नॉर्मल वेट। अगर BMI आता है 25.0 टू 29.9, यह आता है हमारा ओवरवेट कैटेगरी। फिर आता है हमारा ओबेसिटी की कैटेगरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 30.0 से अगर 34.9 के बीच है BMI, तो आता है हमारा क्लास 1 ओबेसिटी। 35 टू 39.9 क्या आता है हमारा क्लास 2 ओबेसिटी। और अगर 40.0 से अबव है या 40.0 है, यह आता है हमारा क्लास 3 ओबेसिटी। और ये बहुत ही ज़्यादा ओबेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, और ये बहुत ही, मतलब इसका रिस्क फैक्टर कुछ नहीं, ये सीधा मौत है भैया। बात क्लियर हो रही है? क्लास 3 ओबेसिटी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, मतलब इस कंडीशन में आदमी की डेथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ओबेसिटी क्या हुआ हमारा? ओबेसिटी हम समझा चुके हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपका बॉडी के अंदर फैट एक्युमुलेशन हो जाता है, एक्सेसिव वेट इंक्रीज हो जाता है आपका, तो आपकी बॉडी ओबेसिटी की कंडीशन में आ जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब ओबेसिटी रातों रात नहीं होती है कि आप लेट गए और सुबह तक आप पहले पतले थे फिर मोटे हो गए, ये वाला सीन नहीं होता है जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, मैं पतला था, दवाई खाई, 1 महीने में पतला हो गया, ठीक है, या पतला था मोटा हो गया। ऐसा नहीं होता है, मतलब कि जो आपकी
ओबेसिटी प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, ये रेगुलर बेसिस पर आपका जो लाइफस्टाइल है वो अगर रूटीन बेकार है तब होता है, रातों रात ओवरनाइट कोई ओबेस नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जो आंसर्स लिखने होंगे वो नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जाके देखिए, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखने होंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहिए, ये आपको एग्जाम्स के टाइम में, एग्जाम जब आप लिख रहे होंगे तब याद आएंगी कि अच्छा ऐसा बताया था तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे लिखना है। इतना क्लियर हो गया। तो ये ओबेसिटी हम बता चुके हैं कैसे कैसे क्या होता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात करी कि ओबेसिटी ओवरनाइट नहीं होती है, ये रातों रात नहीं होती है, इसकी कॉजेज क्या क्या होते हैं, आइए उन कॉजेज को ध्यान देते हैं, उन कॉजेज को समझते हैं। तो सबसे पहला कॉज आता है हमारा इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड। क्या? इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड। अब जो भी आप फूड सब्सटेंस इनटेक करते हैं, जो भी आप फूड सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर कैलोरी होती है, क्या कैलोरी वैल्यू होती है, कि आप शुगरी फूड्स खा रहे हैं, ऑयली फूड्स खा रहे हैं, या हाई कंटेंट शुगर ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो उनकी एक कैलोरी होती है, पर्टिकुलर कैलोरी होती है। तो आप जो कैलोरी इनटेक कर रहे हैं और कैलोरी बर्न आउट, उसका जो कैलोरी का जो बर्न आउट रेट है, जो आपको कैलोरीज बर्न आउट करनी चाहिए, उसका जो वैल्यू है आपकी कैलोरीज इनटेक से लो है, मतलब उनकी वैल्यू के बीच में इम्बैलेंस है, तो आप ओबेस कैटेगरी में जल्दी आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडेड क्या है, आपकी कैलोरी इनटेक ज़्यादा है, ज़्यादा खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, मतलब कैलोरीज बर्न आउट नहीं हो रही है, तो जो कैलोरीज इनटेक हो रही थी वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। एक्यूमुलेट होने के बाद वो आपका फैट एक्यूमुलेशन बढ़ा देंगी, तो आपकी कंडीशन ओबेस वाली हो जाएगी, आप मोटापे का शिकार होते जाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है। तो अब जानते हैं नेक्स्ट कॉज क्या है हमारा। नेक्स्ट कॉज आता है हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्या? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए इंटरलिंक है किसके साथ, इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरी एक्सपेंडेड के साथ। कैसे? अब कैलोरी एक्सपेंड कैसे होगी, कैलोरी बर्न आउट कैसे होगी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। अब यही लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो जो आपका कैलोरीज इनटेक है वो इंक्रीज होता जाएगा बॉडी के अंदर, और आपका फैट का एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता जाएगा, तो आपका वेट गेन होता जाएगा और ओबेस कंडीशन आती जाएगी। तो जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज है ये जब आपकी नहीं होगी तो आपका जो है कैलोरीज इनटेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी कैलोरी एक्सपेंडेड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जैसे कि आजकल के शेड्यूल के हिसाब से जो स्टूडेंट्स का शेड्यूल हो गया है, पहले कोचिंग जाओ, पहले स्कूल जाओ, सुबह उठो स्कूल जाओ, फिर उसके बाद स्कूल से आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, टीवी भी देखना होता है स्टूडेंट्स को, टीवी देख के फिर कोचिंग चले गए, फिर आए, फिर टीवी देखा, मतलब आजकल पबजी गेम चल रहा है, पबजी खेलने बैठ गए, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो आजकल पार्क्स भी खत्म होते जा रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत जीरो हो गई है, जिससे कि कंडीशन बहुत हेक्टिक होती जा रही है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी जो कंडीशन है वो ओबेस हो जाएगी। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी दिन में कम से कम 30 मिनट तो करनी ही चाहिए। ठीक है। ये एक सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पुअर डाइट। पुअर डाइट यानी कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, या ऑयली फूड्स खा रहे हैं, ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट ड्रिंक्स पी रहे हैं, और पैक्ड फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपकी पुअर डाइट के हिसाब से आपकी जो कंडीशन है वो ओबेस हो जाएगी, क्योंकि ये जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, फ्राइड फूड्स होते हैं, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, तो ये आपकी पुअर डाइट के कारण ये आपकी ओबेस कंडीशन हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आपको समझ आ गया, थर्ड पॉइंट समझ आ गया, पुअर डाइट। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हार्मोनल कंडीशन लाइक हाइपरथायराइडिज्म। जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा थायराइड ग्लैंड से, थायराइड हार्मोन का, थायरोक्सिन का, जब हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो जो कंडीशन आएगी हाइपरथायराइडिज्म आएगी। क्या आएगी? हाइपरथायराइडिज्म। ये आपका होता है हार्मोनल वेरिएशन, इसकी वजह से आपकी ओबेसिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। ठीक है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है
तो आपकी जो ओबेस कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी का जो मेन रिस्क फैक्टर है क्या है, ओबेसिटी। ठीक है, हो गई, मोटे हो गए, अब क्या होगा, तो इससे क्या होगा, आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको आप बुलावा दे रहे हैं। अगर आप मोटे हो गए, आप मोटापे का शिकार हो गए, तो आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और कैंसर भी, इसमें कैंसर भी आता है। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है आप इनको बुलावा दे रहे हैं अगर आप मोटे होते जा रहे हैं। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो गया और ये सब, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जितनी भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इनको आप बुलावा दे रहे हैं कि भाई आओ चिपट जाओ, अगर आप ओबेस हो रहे हैं, ओबेसिटी की कंडीशन आपकी आ रही है। ठीक है, तो मेन रिस्क फैक्टर क्या है, जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन बीएमआई। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी बीएमआई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज है तो आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, अगर बीएमआई बढ़ा आपका, बीएमआई इंक्रीज हुआ तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो ये सभी था आपकी ओबेसिटी के बारे में, ये पूरी जानकारी थी आपकी ओबेसिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, सभी के नोट्स की ओबेसिटी क्या है, बीएमआई के ये पूरा चार्ट, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी की क्या क्या कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर, सभी का नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप चेक कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट्स भी हैं और वीडियो भी है, वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आपको आने आगे आगे पता चल जाएगा। तो अब ओबेसिटी हो गई, कोई बात नहीं, हो गई। अब जो हुआ सो हुआ, चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चात हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मोटे हो गए, पहले ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, फास्ट फूड खा लिया मजे मजे में, टेस्ट स्वाद के लिए, जीभ का स्वाद। अब ठीक है, हो गए। अब इनको क्योर करने के लिए आसन होते हैं। ठीक है, जो योग आसन होते हैं इनको क्योर करने के लिए, आइए अब उनके बारे में जानते हैं। वो आसन कौन कौन से होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या ही प्रिकॉशंस होते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले आसन के बारे में, जिसका नाम है वज्रासन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आसन की, अपने वज्रासन, जो ओबेसिटी को क्योर करने में हमारी हेल्प करता है। तो वज्रासन एक मेडिटेटिव पोस्चर है और ये सिर्फ एक ऐसा आसन है जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं खाने के बाद। बात समझ आ रही है, तो ये आपका वज्रासन है। वज्रासन कैसे करा जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, आइए देखते हैं। तो वज्रासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिला लें और घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं। पैरों के पंजे यानी टोज को मिलाकर रखें और अपनी एडी को अपने हिप बोन के दोनों तरफ फैला लें। अपने हाथों को अपनी थाइस पर रखें और अपनी बैक बोन को एकदम सीधा रखें। तो भैया जी ने बहुत ही अच्छा वज्रासन का प्रोसीजर बताया। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट इज़ अ मेडिटेटिव पोस्चर एंड हेल्प्स इन कंसंट्रेशन। ये हमारा मेडिटेटिव पोस्चर है और हमारी हेल्प करता है कंसंट्रेशन में। सेकंड आता है हमारा, इट इम्प्रूव्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। थर्ड आता है हमारा, इट स्ट्रेंथेंस मसल्स ऑफ थाई एंड काफ, काफ और थाई की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। इट रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ये हमारी हर्निया को प्रिवेंट करता है। और जो हमारा हिप का फैट है, जो हमारा बटक्स और हिप का फैट है, उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। प्रिकॉशन की बात करते हैं तो जो हमारा फाइनल स्पाइन पोस्चर है वो हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए। जो हमारी फाइनल कंडीशन है ये, इसमें हमारी जो बैक है स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस कंडीशन में हमको आगे पीछे नहीं झुकना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे जो प्रिकॉशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते, अब बात आती है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कि भैया समझाओ कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कौन कौन इस आसन, किन किन को कौन। अब बात आती है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन समझाओ भैया, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, नहीं जानते हम। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कौन सा इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल इस आसन को नहीं कर सकता। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है कि कौन कौन इस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए किनको, इनको।
ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा दो सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक नी पेन और एंकल पेन। जिनको नी पेन है और एंकल पेन है उनको वज्रासन नहीं करना चाहिए। दो सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम्स, जो हमारे स्पाइनल कॉलम्स होती हैं, ये जो हमारी स्पाइन है इसके जो कॉलम्स होते हैं, इसमें अगर किसी को पेन है, किसी को प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और दोज हैविंग डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड परफॉर्म द आसन विथ केयर। अगर किसी को, किसी भी इंडिविजुअल को बैक में प्रॉब्लम है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, उनको ये आसन बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो ये थे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक, प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। बेनिफिट्स, प्रिकॉशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सभी लाइन वाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर चेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हस्तोत्तान आसन की। नेक्स्ट जो आसन होगा हमारा हस्तोत्तान आसन। तो बात आती है हमारी हस्तोत्तान आसन की। हस्तोत्तान हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है, हस्त, उत्तान और आसना। हस्त मीन्स आर्म्स, उत्ताना मीन्स स्ट्रेच्ड अप और आसना मीन्स पोस्चर। मतलब जो हमारा आर्म्स है जब स्ट्रेच होती हैं अपवर्ड की तरफ तो हमारा एक पोस्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं हस्तोत्तान आसन। आइए जानते हैं इसका क्या प्रोसीजर रहता है, भैया जी से समझते हैं। तो हस्तोत्तान आसन के लिए अपने दोनों पंजों को आपस में मिला लें। अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें और पाम्स को ऊपर की तरफ फेस करें। अब ब्रीदिंग के साथ एक्सहेल करते हुए राइट साइड में जाएंगे। 3 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए अदर साइड में, 3 सेकेंड के लिए होल्ड, इनहेल करते हुए फिर से ऊपर। तो हस्तोत्तान का क्या प्रोसीजर है, कैसे करना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स आता है हमारा पहला, इट रिलैक्सेस द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। इट रिलीव्स द मसल्स पेन इन नेक, शोल्डर एंड आर्म्स। जो हमारा नेक है, शोल्डर है और आर्म्स का जो मसल्स पेन है उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उनकी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी बैक है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये तो हमारे बेनिफिट्स। प्रिकॉशन की बात करते हैं तो वन शुड बैंड फ्रॉम वेस्ट ओनली। जो हमारा वेस्ट है, जो हमारी वेस्ट पोजीशन है, सिर्फ वहीं से बैंड करना चाहिए। और जो हमारी आर्म्स को है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहिए अपवर्ड की तरफ, और फॉरवर्ड की तरफ बैंड नहीं होना है। जब ये आसन आप परफॉर्म कर रहे हैं, भैया जी ने करा, जब आसन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको बैंड नहीं होना है। ठीक है, आपको आगे पीछे बैंड नहीं होना है, सिर्फ साइडवर्ड बैंड होना है। कहाँ से? वेस्ट से। ठीक, ये प्रिकॉशंस है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आएगा हमारा किनको ये आसन नहीं करने चाहिए, जिनको हर्निया हो और एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन हो। एब्डोमिनल मतलब नीचे वाले पोर्शन में आपके इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर्निया और एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन जिनको है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे त्रिकोण आसन के बारे में। त्रिकोण आसन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोण आसन के बारे में। त्रिकोण आसन क्या है? त्रिकोण मीन्स संस्कृत में त्रिकोणा कहते हैं और इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल पोजीशन जो होती है, हमारा जो ट्राइंगल पोज होता है इस आसन का, ट्राइंगल पोज होता है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिकोण आसन। ठीक, आइए समझते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, आइए देखते हैं। तो त्रिकोण आसन के लिए अपने पैरों में 102 फीट का फासला ले लें। अपने राइट फीट को 90 डिग्री टर्न करेंगे राइट साइड। अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला लेंगे। अपनी बॉडी को एक सिमेट्री में रखते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। शोल्डर को भी एक सिमेट्री में रखेंगे। अपने विजन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे अपने पाम की ओर। समझ में आ गया इसका प्रोसीजर। आइए जानते हैं इस आसन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग अप द मसल्स ऑफ ट्रंक, लेग एंड हिप्स। जो हमारी ट्रंक है, ये वाला पोर्शन है, लेग है और हिप्स है, इनकी स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है ये आसन। ठीक, हेल्प्स इन इंप्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। जो हमारी स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। ग्रोइंग चिल्ड्रन की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिलीविंग द पेन इन नेक एंड बैक। जो हमारी नेक है और जो हमारी बैक है उसमें अगर कोई भी पेन है उसको रिलीव करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग
एक्सेस फैट अराउंड वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा वेस्ट रीजन है, ये नाभि के आसपास वाला ये जो हमारा वेस्ट रीजन है, इसमें जो एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो गया है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये थे कुछ बेनिफिट्स। आप ये मत चिंता कीजिए कि भैया फटाफट बोल रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे, या जो भी आप सुन रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना जो नोट्स हैं उनको देख लीजिए। बेनिफिट्स, प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन ये सब दे रखा है, उनको आप देखिए, समझ में आ जाएगा गारंटीड, क्योंकि आपने सुन लिया एक बार, अब आप सुन रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा, फिर आप जब रीड करेंगे तो आपको सब याद आता जाएगा। तो त्रिकोण आसन के प्रिकॉशंस की बात करें, बैंड फ्रॉम वेस्ट ओनली एज मच एज पॉसिबल, आपको सिर्फ वेस्ट पोर्शन से ही बैंड करना है जितना ज़्यादा हो सके। और मेंटेन द फाइनल पोस्चर विद नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आपका ये फाइनल पोस्चर मेंटेन हो जाए तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ना कम ना ज़्यादा। डू नॉट बेंड बियॉन्ड कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेंड करना है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक। डू नॉट बेंड द नीज वाइल टर्निंग साइडवर्ड, जब आप साइडवर्ड मूव करें, जैसे भैया ने बताया, आप जब आप साइडवर्ड जाएं तो आपको आपकी नीज बेंड नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन इन केस ऑफ सेवर बैक, मतलब कमर में अगर पेन है आपके तो आपको ये आसन नहीं करना है। जब आपको डायरिया है और या माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन नहीं करना है। सेकेंड, अवॉइड त्रिकोण आसन इफ़ यू हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, अगर आपको सर्वाइकल है, सर्वाइकल का पेन रहता है तो आपको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। ठीक, तो ये था आपका त्रिकोण आसन के बारे में, आगे समझ, ये था सभी त्रिकोण आसन के बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशन, बेनिफिट्स। डिस्क्रिप्शन में फिर से कह रहा हूँ, जाकर चेक कर लीजिए, सब कुछ गिवन है। ओके, अब हम बात करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन के बारे में। क्या? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन एक योगी थे मत्स्येंद्र नाथ, उनके नेम पर इस आसन का नेम रखा गया था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। एक होता है हमारा मत्स्येंद्र आसन, वो ज़्यादा डिफिकल्ट था, उसको थोड़ा आधा कर दिया तो नाम रख दिया अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं, भैया जी से समझते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को सीधा कर लें। उसके बाद लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के नीचे हल्का सा दबा लें। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी के लेफ्ट साइड में रखें, बैकबोन को एकदम सीधा करते हुए। राइट हैंड को दोनों हिप्स के पीछे एकदम सेंटर लाइन में रखें। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए अपनी नी को फोर्स करते हुए अपनी पूरी बॉडी को पीछे की तरफ फोर्स करें। अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं और अपनी चिन को शोल्डर की तरफ फोर्स करें। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रोसीजर के पॉइंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना। हिंदी में भैया जी ने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। इस आसन को करने के, अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए जानते हैं। इट स्टिमुलेट्स लिवर, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज एंड हेल्प्स रेगुलेट देयर फंक्शनिंग। ठीक है, जब आपका ये मूवमेंट करेगा, जैसे भैया ने करा, आपका ये जो मूवमेंट होगा नीचे वाले पोर्शन का, तो यहाँ पर आपके इन ऑर्गन्स पर रबिंग होगी। किस पर? लिवर पर। वहाँ पर जो स्टिमुलेशन होगा, रबिंग के बाद जो स्टिमुलेशन होगा लिवर पर, स्प्लीन पर और पैनक्रियाज पर, उनके फंक्शन को रेगुलेट करेगा और इंक्रीज करेगा। ठीक। सेकेंड बेनिफिट आएगा, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटेस्टाइन टू, इंटेस्टाइन को बेनिफिट देगा ये। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, जो आपका शोल्डर है उसका फ्रीली मूवमेंट में हेल्प करेगा। इट इज़ हेल्पफुल फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस एंड लोअर बैक पेन, अगर किसी को डायबिटीज़ मेलिटस है और लोअर बैक पेन है उसको ये क्योर करने में हेल्प करेगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशन की, ट्विस्ट द स्पाइन विथ द सपोर्ट ऑफ आर्म्स। भैया ने बताया होगा, जैसे आपकी जो स्पाइन ट्विस्ट कर रहे हो वो आपको आर्म्स के अपने सपोर्ट लेनी है। टोज ऑफ द फुट, ये भी आपको बताया कि टोज को कहाँ पर रखना है, किस पोजीशन में रखना है। सिटिंग स्ट्रेट इन दिस आसन इज इम्पॉर्टेंट, आपको सीधा रहना है, मतलब बैठना सीधा है बिल्कुल। ठीक है, और आपकी जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए। और डू नॉट गिव जर्क टू स्पाइन, मूवमेंट के दौरान आप अपनी स्पाइन को जर्क नहीं देना चाहिए। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन को ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, हर्निया और सेवर अर्थराइटिस, अगर किसी भी पर्सन को अर्थराइटिस है, हर्निया है और पेप्टिक अल्सर है, उनको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पर्सन विथ साइटिका और स्लिप डिस्क, अगर किसी पर्सन को साइटिका का पेन रहता है, स्लिप डिस्क रहता है, उनको ये आसन एक्सपर्ट की निगरानी में करना चाहिए। ठीक, तो ये था आज के बारे में, तो ये था ओबेसिटी से रिलेटेड। ओबेसिटी को क्योर करने के लिए ये जितने भी आसन हैं सब ओबेसिटी के लिए हैं। ये 4 आसन है, वज्रासन, हस्तोत्थान आसन, त्रिकोण आसन और अर्धमच्छिंद्र आसन। ठीक है, तो यार आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर हम चारों डिजीज इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर से ऊपर हो जाएगी। तो हम हर एक डिजीज़ को अलग अलग करेंगे, हर एक डिजीज़ के 4 आसन प्लस डिजीज़, 4 आसन है, 4 वीडियो बनेगी। उन सभी वीडियो को आप पर्टिकुलरली देखना, उनके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरे डिजीज़ क्या होती है वो आपको ये आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे, प्लस एग्जाम में तो काम आने ही वाले हैं। तो वो जो 4 डिजीज़ हम कवर करेंगे उसमें हर एक अलग वीडियो में हर एक अलग डिजीज़ की बात करेंगे, डिजीज़ क्या होती है वो बताएंगे, उससे रिलेटेड आसन्स, प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स, ये सभी के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए और हर एक वीडियो का लिंक आपको मैं हर एक वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा, वरना आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओबेसिटी क्या था वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज़। आज की वीडियो में नहीं कर पाएंगे, सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर की हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम डायबिटीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे और उसके आसन्स, उसको क्या करने के आसन्स, प्रोसीजर्स उनके, बेनिफिट्स उनके और प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे आपने इस वीडियो में देखा सेम यही तरीका रहने वाला है। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।